तो इस नए चैनल पर आप सबका स्वागत है और मुझे बहुत खुशी है कि इस बातचीत के लिए आप यहाँ पर आए। मैं सोच रहा था कि किस टॉपिक से हम शुरू करें। बहुत सारे सुझाव थे, मेरे मन में भी थे। अंत में तय हुआ कि कोई ऐसा टॉपिक ले जो बहुत ही बेसिक सा, जो हर व्यक्ति के लिए ज़रूरी हो, जिसका महत्व हो। और मुझे पता नहीं क्यों, अगर मैं सोचता हूँ कि इस चैनल की शुरुआत मैंने क्यों की, इसका पर्पस क्या है, अगर एक पर्पस तय करना हो, बाकी पर्पस तो सारे होते ही हैं। प्रसिद्धि की चाह भी एक पर्पस हो सकता है, इसका सबके मन में होता है, तो मेरे मन में भी होगा ही। लेकिन अगर मैं सोचूं कि इसका दरअसल एक ईमानदार पर्पस क्या है इस चैनल का, तो मुझे लगता है कि मैं अपने कंट्रीब्यूशन के तौर पर यह चाहता हूं कि हमारा समाज सोचने विचारने की प्रक्रिया में बेहतर समाज बने। हम एक सेंटिमेंटल समाज के रूप में ना हो, हम एक इंटेलेक्चुअल समाज भी तो हों। सामाजिक चर्चाओं में, विमर्शों में थोड़ी गहराई हो, चिंतन बेहतर हो। हम अफवाहों से क्यों बहें। इसलिए सोचा कि पहला टॉपिक क्यों ना यही रखें कि सोचा कैसे जाए, फैसले कैसे किए जाए। मैं क्लास में एक कहानी अक्सर सुनाता हूँ पंचतंत्र की, थोड़ा बदल के सुनाता हूँ। पंचतंत्र आप जानते हैं, विष्णु शर्मा का एक कहानी संकलन है प्राचीन काल का। उसमें कई ऐसी कहानियाँ हैं जो हमें नॉर्मल लाइफ के बारे में, सामान्य जीवन के बारे में एक लेसन देती हैं, सीख देती हैं। उसमें एक कहानी का नाम था, अगर मुझे ध्यान है, मैं स्कूल में पढ़ता था, उसका नाम था पंडित की बकरी। कहानी थोड़ी सी अलग थी, मैं उसे थोड़ा सा अलग करके आपको सुनाता हूँ ताकि आज के परिवेश में उसका महत्व ज़्यादा समझ में आए। कहानी ये है, मैं फिर बता रहा हूँ, कहानी में बदल के सुना रहा हूँ ताकि बाद में कोई हमला ना करे कि नहीं कहानी तो ये थी, बदल कैसे दी। उस कहानी में ये था कि एक पंडित जी एक बकरी खरीद के जा रहे हैं। 3 लोगों को लालच है कि बकरी खाएंगे हम। उनको बेवकूफ़ बनाने के लिए एक ने कहा कि कुत्ता कहाँ ले जा रहे हो, एक ने कहा कि आप कौन सा पशु बताया, मेरा 3 पशुओं के नाम बोले कि ये कहाँ ले जा रहे हो, वो कहाँ ले जा रहे हो। उन्हें कन्फ्यूज़न हो गया कि ज़रूर कोई बहुरूपी जानवर है, वो छोड़ के भाग गए। मैं इस कहानी को थोड़ा सा मोल्ड करके सुनाता हूँ कि एक बार एक आदमी एक छोटा सा बछड़ा खरीद के जा रहा था, सुंदर सा, और 3-4 चोरों की नज़र पड़ी। उनका मन हुआ कि काश ये बछड़ा हमें मिल जाए, सस्ता मिल जाए, आधे दाम पे या उससे कम पे मिल जाए, तो क्या करें। तो उन्होंने एक साजिश की। बारी बारी वो उस व्यक्ति से रास्ते में मिले। पहले एक व्यक्ति मिला एकदम सीरियस चेहरा बना के। उसने कहा, अरे पंडित जी, बकरी कितने के लिए। पंडित जी ने कहा, यार ये तो बछड़ा है, बकरी थोड़ा है। तो वो बड़े अच्छे से हंसा, उसने कहा ये बछड़ा है, अच्छा। इतना कह के मुस्कुराते हुए निकल गया वहां से। पंडित जी को लगा अजीब गधा आदमी है, फिर देखा है तो बछड़ा ही। उसका उतना ही काम था, किया और निकल गया। अब वो आगे चल रहे हैं, करीब 100-200 मीटर के बाद एक दूसरा आदमी अलग जगह से आया। इनके बीच में आपस में साठ-गांठ है, ये इनको नहीं पता है। दूसरा आदमी आया और आते बोला, वाह पंडित जी, कितनी मोटी बकरी है, एकदम बछड़ा लग रही है देखने में तो। अब इसको लगा कि ये तो मामला फंस गया। ध्यान से देखा, बोला नहीं यार, मैं तो बछड़ा ही लाया हूँ। बोला वही तो मैं कह रहा हूँ, देखने में लग रहा है एकदम, लेकिन है मोटी बकरी। ये कह के वो भी निकल गया। फिर 1 किलोमीटर बाद तीसरा मिला और उसने कहा, पंडित जी बस ऐसी ही बकरी चाहिए मुझे भी, कहाँ मिलेगी ऐसी बकरी। उसने कहा, फिर पंडित ने फिर थोड़ा धमकाते हुए कहा कि यार ये बछड़ा है भाई, लेकिन अब वो दबाव कम बना रहा था, वो खुद दबाव में था। तो वो भी ठहाका मार के ऐसा, बछड़ा ऐसा होता है, अच्छा, ये करके चला गया। और फिर चौथा आदमी जो असली था उनका मास्टरमाइंड, चीफ कॉन्स्पिरेटर, फिर वो आया पैसे गिनते हुए। उसने कहा, अरे अरे अरे, ऐसा ही बकरा चाहिए, ऐसी बकरी चाहिए, कितने की मिलेगी, कितने की मिलेगी। तो पंडित जी को लगा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैं तो बकरी खरीद के ले आया बछड़े के नाम पे या बछिया के नाम पे।
फिर लगा घर जाऊंगा, घर पे पिटूंगा, इससे अच्छा नुकसान कम कर लेता हूँ। तो एज्यूम कीजिए कि उस ज़माने में 100 रुपये के आसपास का लिया था, तो उन्होंने बताया कि मैंने 100 का लिया है। बस 100 का, बकरी तो 20 रुपये की आ जाती है, लेकिन ये इतनी तंदुरुस्त है, अगर आप चाहें तो मैं इसके बदले आपको 40 रुपये दे सकता हूँ। और पंडित जी को लगा कि यार चलो 60 का नुकसान सही, कम से कम 80 का तो नहीं होगा, और 40 का उसको दिया और खुश हुई है लौट कि बच गया इसको। अब ये जो पंचतंत्र की कहानी है, ये इसलिए है कि जब हम जीवन में निर्णय करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे ऊट पटांग से इनपुट्स आते हैं, और यदि आप बहुत समझदार इंसान नहीं हैं तो इस बात का पूरा खतरा है कि कोई ना कोई कभी ना कभी आपको बेवकूफ़ बना ही देगा। और हम जिस दौर में हैं, हम तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के दौर में हैं, सारा ज्ञान ही वहाँ से आता है, सोशल मीडिया। आप लोग मोबाइल फ़ोन के मरीज़ हो चुके होंगे मेरे ख्याल से, मैं भी आधा मरीज़ हूँ, आप भी होंगे ही, आप तो नई जनरेशन के लोग हैं, ज़्यादा मरीज़ होंगे। बिना वजह के मोबाइल फ़ोन खोल लेते होंगे, फिर उस पर करते रहते होंगे ऐसे ऐसे, रील देख रहे हैं तो रील ही देख रहे हैं, शॉर्ट्स देख रहे हैं तो शॉर्ट्स ही देख रहे हैं, मन ही नहीं भर रहा है। फ़ोन देखते देखते थक गए और फ़ोन रखा, और 1 मिनट के बाद फिर फ़ोन उठा लिया कि थक गए हैं, क्योंकि डोपामाइन रिलीज़ होता है आजकल फ़ोन देखने से। ये एडिक्शन है, खतरनाक एडिक्शन है। और हर वीडियो में कुछ ना कुछ मैसेज कन्वे हो रहा है। इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा कभी नहीं आई हमारे आसपास जितनी आजकल आ रही है, और वो भी ऑडियो विजुअल फॉर्मेट में आ रही है। अखबारों के दौर में लिखित सूचना आती थी, केवल साक्षर लोग पढ़ते थे, बाकी पढ़ते ही नहीं थे। आज के दौर में ऑडियो है, विजुअल है, टेक्स्ट है, हर भाषा में है, कोई व्यक्ति बच ही नहीं सकता। और अगर किसी समूह के पास ताकत हो, उसके पास 10,000 ऐसे बेरोज़गार हों जिनको काम दिया जाए कि दिन में 500-500 मैसेज भेजने, हर मैसेज के बदले 2 रुपये मिलेंगे, तो कोई समूह पूरे समाज को अपने तरीके से सोचने के लिए मजबूर कर सकता है। महाभारत का सोच के देखिए, महाभारत का युद्ध है, एक तरफ पांडव हैं, एक तरफ कौरव हैं। पांडवों के साथ में कृष्ण है। नैतिकता के लिए ज़रूरी है कि पांडव जीतें और कृष्ण इस पूरी योजना के साथ वहाँ पर हैं। पर पांडव जीत नहीं पा रहे, जिसके कई कारणों में से एक ये है कि कौरवों की सेना में द्रोणाचार्य भी है, उनका पुत्र अश्वत्थामा भी है। द्रोणाचार्य गुरु तो पांडवों के भी हैं, कौरवों के भी हैं, पर वो राजधर्म का पालन कर रहे हैं, क्योंकि वो जिस राज्य के साथ हैं उसके साथ खड़े हैं। पांडवों की सेना उनको हरा नहीं पा रही है, और अंत में कृष्ण को समझ में आता है कि पांडवों को जितवाने के लिए कुछ कूटनीति का सहारा लेना होगा। कृष्ण कूटनीति के शिखर हैं। वो युधिष्ठिर से एक बात कहते हैं, पर युधिष्ठिर तैयार नहीं है एक गलत बात कहने के लिए, और अंत में कृष्ण अपनी पूरी कूटनीतिक ताकत का इस्तेमाल करके सिचुएशंस बनाते हैं। एक हाथी अश्वत्थामा नाम का, उसकी हत्या होती है। बात फैलाई जाती है कि अश्वत्थामा मारा गया। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र का नाम भी है, और द्रोणाचार्य अचानक हताश होने लगते हैं। उन्हें फिर भी लगता है कि एक बार मैं खबर को ऑथेंटिकेट कर लूँ, प्रामाणिक है या नहीं चेक तो कर लूँ। तो वो अपने समय के सबसे प्रामाणिक व्यक्ति युधिष्ठिर से पूछते हैं। युधिष्ठिर धर्मराज हैं, झूठ नहीं बोलते हैं। पूरी पांडवों की सेना ने, टीम ने जब उनसे कहा, वो तब भी तैयार नहीं हुए कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा। लेकिन अब झूठ नहीं है, अश्वत्थामा की हत्या हुई है, हाथी की हुई है, तो क्या हुआ, कोई तो है ही। और तब भी वो चाह रहे हैं कि मैं पूरी बात बोलूँ। द्रोणाचार्य ने पूछा, क्या अश्वत्थामा मारा गया? युधिष्ठिर कह रहे हैं, अश्वत्थामा हतो नरो वा कुंजरो वा। अश्वत्थामा मारा गया, आदमी था या हाथी था। लेकिन जैसे ही नरो वा कुंजरो वा कह रहे हैं, ठीक उसी क्षण में बहुत तेज शंख बजता है कृष्ण का, और उस शंख की आवाज़ में द्रोणाचार्य सुन नहीं पाते पूरी बात।
और क्योंकि वो सुनते हैं सिर्फ इतना कि अश्वत्थामा मारा गया, वो हताश हो जाते हैं, हथियार छोड़ देते हैं, युद्ध भूमि में ज़मीन पर टिक के बैठ जाते हैं और इसी क्षण का फ़ायदा उठा के धृष्टद्युम्न उनकी हत्या कर देता है। मैं सोचता हूँ कई बार कि द्रोणाचार्य इतने योग्य व्यक्ति थे, यदि मिस इन्फॉर्मेशन से या मैनिपुलेटिव इन्फॉर्मेशन से उनको भी एक गलत तथ्य के प्रति आश्वस्त किया जा सकता था, तो आज के दौर में जब हर तरफ सोशल मीडिया के हमले हैं, कैसे कोई व्यक्ति सही फैसले करे? अगर द्रोणाचार्य उस आवाज़ को सुन पाते, नरो वा कुंजरो वा, तो शायद उनका फैसला बदल गया होता, शायद युद्ध की कहानियाँ अलग होती। पर किस तरह से सूचनाएं पहुँचें, कौन सी सूचनाएं ठीक से न पहुँचने दी जाएं, कैसे कंटेक्स्ट से बात को हटा दिया जाए, अगर सूचना देने वाले इसमें माहिर हों तो समाज क्या करे, आम आदमी क्या करे, द्रोणाचार्य जैसा महान चिंतक क्या करे? और इसलिए कुछ बातें जो मुझे लगता है कि होनी चाहिए इस मसले पर। मैं तो अपना जीवन लगभग 2/3 जी चुका हूँ, बाकी तो पता भरोसा तो कल का भी नहीं है, लेकिन हाँ, अगर मैं भारत की सामान्य आयु के हिसाब से देखूँ तो 2/3 जी चुका हूँ। आप 1/3 वाले हैं, तो आपके जीवन में बड़े फैसले बाकी हैं। अधिकांश की शादी भी शायद नहीं हुई आप लोगों के ना, चेहरे बता रहे हैं आपके, चमक रहे हैं ना अभी तो आपको बड़े फैसले करने हैं, और फैसला करना हर दौर में मुश्किल था, आज के दौर में सबसे मुश्किल है। तो कुछ सावधानियाँ कि जब आप फैसला करें ज़िंदगी में तो किन सावधानियों को बरतें ताकि गलतियाँ कम से कम हों। गलतियाँ उसके बाद भी होंगी, कौन है जो गलती नहीं करता है फैसले में? सब करते हैं, आप भी करेंगे, पर गलतियाँ कम हों, सही फैसले ज़्यादा हों। मेरे एक फेवरेट दार्शनिक हैं जीन पॉल सार्त्र, फ्रेंच फिलोसोफर हैं। उनके दर्शन का सार अस्तित्ववाद कहते हैं, एग्जिस्टेंशियलिज्म कहते हैं। उसका सार ये है कि अपनी ज़िंदगी की कहानी हम लोग खुद लिखते हैं, और किस चीज़ से लिखते हैं? अपने फैसलों से लिखते हैं, निर्णयों से लिखते हैं। आपने किसी परिस्थिति में क्या फ़ैसला लिया, इससे आपके जीवन की आगे की कहानी लिखी जाएगी। इसलिए मुझे लगता है कि टॉपिक थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, तो इसका नाम रख लेते हैं निर्णय। सही निर्णय लेने में क्या क्या सावधानियाँ होनी चाहिए, बेसिक सी बात इतनी सी है। जब आपके मन में कोई सवाल है तो सवाल पूछिएगा, पहले मैं अपनी बात रखता हूँ, फिर आप सवाल पूछिएगा। जब भी कोई निर्णय लेने की प्रक्रिया में आप उतरते हैं, सबसे पहला स्टेप क्या है? सबसे पहला स्टेप है ये देखिए कि निर्णय की प्रक्रिया में उतरने से पहले आप निष्पक्ष और तटस्थ हैं या नहीं हैं। एक शब्द होता है तटस्थ, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं न्यूट्रल। तटस्थता को न्यूट्रलिटी बोलते हैं। इससे मिलता जुलता एक प्रसंग है निष्पक्ष, या निष्पक्षता कह लीजिए, इसको बोलते हैं इम्पार्शियल होना या इम्पार्शियलिटी एज ए क्वालिटी। ये मैं कह रहा हूँ कि निर्णय की प्रक्रिया में उतरने से पहले, बाद में तो जो होगा देखेंगे। जैसे हमारा समाज इस समय बहुत सारे सामाजिक राजनीतिक मुद्दों से घिरा हुआ है। जैसे एक मुद्दा कुछ दिन पहले आया जो हिजाब का मुद्दा, जिसको हम कहते हैं, कर्नाटक से एक डिबेट उठी हिजाब की। फिर एक मुद्दा आजकल चल रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड का, जो कि हो सकता है कि जल्दी ही किसी रूप में हमारे सामने है। फिर पॉपुलेशन बिल के बारे में बात चलती है आजकल। उत्तर प्रदेश में आया भी था और अभी कुछ और राज्यों में आने की बात है, शायद सेंटर में भी है। एक मुद्दा पिछले कुछ दिनों से कन्वर्जन का आप सुन रहे होंगे, धर्मांतरण का, लव जिहाद का मुद्दा सुन रहे होंगे। सारे मुद्दे हमारे सामने आते रहते हैं। हम इन सब पे बात करेंगे समय के साथ, धीरे धीरे इन सब पे बात करेंगे। पर किसी टॉपिक पर बात करने से पहले देखना ज़रूरी है कि हम पहले से फैसला ले तो नहीं चुके हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत हमारे समाज की है कि फैसले पहले हो चुके हैं, विचार बाद में होता है। सही प्रोसेस तो ये है कि पहले विचार हो, फिर फैसला हो, और फैसला पहले होता है।
मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, हर धर्म के लोग। मतलब वैसे तो मैं बहुत ही अकेले टाइप का आदमी हूँ, दोस्त ज़्यादा है ही नहीं, पर जो हैं उनमें मतलब डाइवर्सिटी ठीक ठाक है। मैंने क्लासेस में भी देखा और मैंने पाया कि हिजाब की बात आते ही कोई मुस्लिम बच्चा जनरली इस भाव से देखता है कि नहीं ये गलत हो रहा है हमारे साथ, और कई हिंदू बच्चे इस भाव से देखते हैं कि एकदम सही और होना चाहिए और होना चाहिए। और मज़े की बात है कि टॉपिक क्या है ना इसको पता है ना उसको पता है। कर्नाटक हाई कोर्ट का जजमेंट क्या है 128 पेज का, ना इसने पढ़ा ना उसने पढ़ा। कर्नाटक सरकार का क्या डायरेक्शन आया था, रूल क्या था, ना इसने पढ़ा ना उसने पढ़ा। और फैसले का एग्जैक्ट मतलब क्या है किसी को नहीं पता, पर हम टॉपिक शुरू होने से पहले ही राय बना के चलते हैं। E.H. कार एक बड़े अच्छे विद्वान हुए हिस्ट्री में, उनकी एक किताब है बड़ी अच्छी, हिस्ट्री, इतिहास क्या है, व्हाट इज़ हिस्ट्री, बड़ी अच्छी किताब है। उन्होंने साबित किया कि हिस्ट्री के बारे में आप कुछ भी कह लीजिए, कितने फैक्ट्स हैं, इतने प्रमाण हैं, सब बेकार की बातें हैं। अंततः इतिहासकार के दिमाग में जो बैठा हुआ है वो साबित वही करता है। इसलिए मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन लिखेंगे तो आप पाएंगे सबके निर्णय लगभग एक जैसे आते हैं, और जो नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस हैं उनके फैसले एक जैसे आते हैं हमेशा। किसी हिस्टोरिकल फिगर को लेकर सोच लीजिए, अकबर की बात कर लीजिए, औरंगजेब की बात कर लीजिए, एक धारा के फैसले हमेशा एक से आएंगे, दूसरी धारा के फैसले हमेशा एक से आएंगे। ऐसी माइंडसेट से अगर हम चलेंगे, और हमारी यूनिवर्सिटीज़ में तो यही होता है, बहुत रोचक बात है, यूनिवर्सिटीज़ में टीचर्स बटे हुए हैं कि ये मार्क्सवादी है, ये भाजपाई है। और मैं सोचता हूँ कि जो आदमी देश को पढ़ाने की जिम्मेदारी संभालता है यूनिवर्सिटी में, वो एक विचारधारा से बंध कर चीज़ों को देखने का आदी कैसे हो सकता है? उसके अंदर इतना वैचारिक साहस क्यों नहीं है कि किसी मुद्दे पर मेरी विचारधारा से बेहतर राय किसी और विचारधारा की भी हो सकती है? ये साहस क्यों नहीं है? और इसलिए जो बात यूनिवर्सिटीज़ तक में मिस होती है तो समाज में तो कहाँ से आएगी? विश्वविद्यालय का तो काम है समाज को सही दिशा देना, वही नहीं है तो समाज में कहाँ से आएगी? पहले कोशिश कीजिए न्यूट्रल होने की, तटस्थ होने की, कि मुद्दे को समझने से पहले ना मैं इस तरफ हूँ ना मैं उस तरफ हूँ। हिजाब की बात है, मुझे नहीं पता, मैं पहले स्टडी करूँगा पूरा, स्टडी करने के बाद मामला ठीक लगेगा तो मैं कहूँगा हाँ ये ठीक है, गलत होगा तो बोलूँगा गलत है, पहले क्यों फैसला करूँ? ये तो बहुत बेसिक सी बात है। न्यूट्रलिटी ही जब रियल सिचुएशंस में आती है उसको बोलते हैं निष्पक्षता, इम्पार्शियलिटी इन द स्पेसिफिक सिचुएशंस। और ध्यान रखना है, निष्पक्ष नहीं रह पाने के भी दो तरीके होते हैं। निष्पक्ष का मतलब है कि भाई मैं एक्स और वाई के झगड़े में ना एक्स की तरफ हूँ ना वाई की तरफ हूँ। जैसे मान लीजिए दो बच्चों में झगड़ा हो जाए और उनमें से दोनों की मम्मियाँ नीचे आ जाएं। जनरल परसेप्शन ये है कि मम्मी बच्चों के झगड़े में अपने बच्चे का पक्ष लेगी। ये ऐसा नहीं कि सोशल कंस्ट्रक्ट की बात हो रही है, बायोलॉजिकल लेवल पर बात चल रही है, क्योंकि मदर्स का लव आमतौर पे अनकंडीशनल माना जाता है। और ये बात मैं जो कह रहा हूँ मैं अफवाहों के बेस में नहीं कह रहा हूँ। एरिक फ्रॉम बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक हैं, उनकी किताब है द आर्ट ऑफ लविंग, उसके बेस पे कह रहा हूँ। मदर्स का लव आमतौर पर अनकंडीशनल होता है कि मेरा बच्चा परेशान है तो फिर मैं अपने बच्चे के साथ हूँ, मुझे विचारधाराओं से, राष्ट्र, समाज, राजनीति, इन सबसे मतलब नहीं, मुझे बच्चे से मतलब है। इसलिए यदि कोई मदर बहुत ऑब्जेक्टिव है अपने बच्चे के मामले में तो बहुत बड़ी बात है। जनरली इस बात की संभावना ज़्यादा है कि वो थोड़ा सा उसके पक्ष में खड़ी हो। पिता लोग जिस प्रोसेस से आगे बढ़ते हैं उसमें इस बात का खतरा ज़्यादा होता है या संभावना ज़्यादा होती है कि वो ऐसे मामलों में बहुत ज़्यादा अपने बच्चे के पक्ष में झुके हुए ना दिखें। कभी कभी नहीं भी होंगे, लेकिन उसमें भी खतरा है। कभी कभी हम खुद को इम्पार्शियल दिखाने के लिए दूसरे पक्ष के पक्ष में झुक जाते हैं। आपने कई पिताओं को देखा होगा कि दो बच्चों में झगड़ा हुआ, उनमें से एक उनका है, जाति अपने वाले को मारना शुरू करते हैं सीधा,